नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो डबल इंजन सरकार का टॉप अप प्लान। जी हां, योगी सरकार 2.0 से आम लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। भाजपा ने चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके तमाम वादों को पूरा करने की बात सीएम योगी ने बार बार दोहराई है। यही वजह है कि लखनऊ के एनेक्सी भवन में योगी मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिसमें हर अहम विभाग की तरफ से कामकाज की रोड मैप पर चर्चा हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा जोर उन वादों को पूरा करने के एक्शन प्लान तैयार करने पर है, जिसे अगले 100 दिन में पूरा किया जाना है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के महामंथन से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं और इस पर एबीपी गंगा की नजरें लगातार टिकी। देखिए, उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं उसके लिए इंतजार के पल उतने ही बेसब्री भरे होते हैं। सरकार जल्द से जल्द आम लोगों को महाविजय का रिटर्न गिफ्ट देना चाहती है, अपने संकल्प पत्र के बड़े मुद्दों को तेजी से पूरा करना चाहती है, तो वहीं इसके लिए ठोस योजना का होना भी जरूरी है। यही वजह है कि सीएम योगी तमाम विभाग की हर बड़ी स्कीम और उसके रोड मैप के प्लान पर मंथन कर रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव जल्द से जल्द जमीन पर दिख सके। सबसे ज्यादा जोर कृषि कल्याण पर है। इससे जुड़े कुल 11 विभागों के प्रेजेंटेशन की हर तरफ चर्चा है। शुरुआती 100 दिन, 6 महीने और 1 साल के लक्ष्य को लेकर तमाम विभाग, मंत्री और अधिकारी अपना एक्शन प्लान सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की सबसे बड़ी क्लास, लोक कल्याण संकल्प पर मैराथन बैठक, मंत्रियों और अफसरों से एक्शन प्लान का पूरा हिसाब, हर विभाग के एजेंडे पर सबसे बड़ी चर्चा, हर वादे को पूरा करने का टाइम फिक्स, जनता को सौगात वाली स्क्रिप्ट तैयार है। डबल इंजन सरकार का टॉप अप प्लान। लखनऊ में आज सबकी नजरें एनेक्सी पर टिकी हैं, जहां योगी मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी बैठक में तूफानी रफ्तार से हर मुद्दे पर चर्चा जारी है। एबीपी गंगा इस मैराथन बैठक से जुड़ी हर जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहा है और किसान कल्याण को लेकर इससे निकलकर क्या सामने आ सकता है, हम आपको ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी रिपोर्ट। एक एक कर तमाम मंत्री सबसे बड़ी बैठक के लिए पहुंचते रहे। एनेक्सी के आगे दोपहर बाद से ही हलचल तेज थी। लोक कल्याण संकल्प पत्र के हर मुद्दे पर एनेक्सी में होने वाली बैठक को लेकर तमाम मंत्री इसी तरह तैयार होकर पहुंचे। अफसरों का भी तांता लगा रहा। तमाम विभागों के एक्शन प्लान के एजेंडे पर बैठक जो होनी थी। इस महामंथन में हर विभाग को लेकर टाइम फिक्स था। तय समय में ही सबको अपने 100 दिन से लेकर साल भर तक के एक्शन प्लान के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन देना था। तय समय पर बैठक शुरू हुई और इसके बाद तमाम विभागों की तरफ से बिंदुवार प्रेजेंटेशन देने की शुरुआत हुई। सीएम योगी ने पहले ही कह रखा है कि उनकी सरकार जनता से किए गए हर वादे को समय पर निभाएगी। इसी वजह से हर योजना और रोड मैप के लिए खास तौर पर टाइम फ्रेम तय किया जाना है, जिससे किसी तरह की लेट लतीफी ना हो। अब सबकी नजर इस बात पर है कि योगी सरकार पहले 100 दिन में आम लोगों को कौन कौन सा रिटर्न गिफ्ट देती है और कौन सी ऐसी योजनाएं और फैसले सामने आएंगे जो गेम चेंजर साबित होंगे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।
तो हर विभाग के एजेंडे पर सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कर रहे हैं। एनएक्सी भवन में चर्चा हो रही है। तमाम अधिकारी विभाग से जुड़े हुए मौजूद रहते हैं। इसके अलावा विभाग के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये कृषि विभाग की बैठक लखनऊ में इस वक्त चल रही है, लेकिन इसके अलावा तमाम और बाकी विभागों की भी बैठक होनी है। इसका सीधे तौर पर मकसद यही है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 कैसा काम करेगी, किस आधार पर काम करेगी, क्या प्रमुख बातें रहेंगी, कौन से एजेंडों पर सबसे ज्यादा काम किया जाएगा, इसी को लेकर ये प्रेजेंटेशन चल रही है। इसी को लेकर ये मैराथन बैठक भी चल रही है। आपको बता दें, आने वाले 100 दिन, 6 महीने, 1 साल कौन से ऐसे प्रमुख वादे होंगे जिन्हें सबसे पहले पूरा करेगी सरकार, इन पर चर्चा हो रही है। जो रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है विकास के तौर पर जनता को, उसका स्वरूप कैसा होगा, इस पर चर्चा हो रही है। हर वादे को पूरा करने का एक टाइम फिक्स किया जा रहा है कि कितने वक्त में कौन सा वादा पूरा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा निगाहें संकल्प पत्र पर हैं। संकल्प पत्र में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए, उन वादों को निभाने की कोशिश बीजेपी जल्द से जल्द करेगी और उन पर लगातार काम किया जाएगा, जिसके लिए ये मैराथन बैठक जो है वो चल रही है। इससे पहले भी जब योगी कैबिनेट की बैठक हुई, एबीपी गंगा ने आपको हर एक जानकारी दी थी। हर एक मंत्री ने प्रेजेंटेशन दिया था अपने विभाग का और बताया था कि आने वाले 100 दिनों में उनके विभाग का रोडमैप क्या होगा। और अब विस्तृत चर्चा हो रही है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम चर्चा भी कर रहे हैं। एक एक चीज पर बात हो रही है और इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि आने वाले वक्त में योगी सरकार 2.0 कैसा काम करेगी, कौन से ऐसे वादे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पूरा किया जाएगा। जनता ने अपना काम पूरा कर दिया योगी सरकार 2.0 को वापस लाकर, लेकिन अब सरकार रिटर्न गिफ्ट क्या देती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। डबल इंजन सरकार का टॉप अप प्लान क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जब मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अभी 2 दिन पहले, तो उस मुलाकात से भी ये बातें छनकर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि संकल्प पत्रों के वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो देखिए, इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आपको देंगे, हर एक डिटेल आपको बताएंगे, समझाएंगे आपको कि आखिर क्या चर्चा सरकार की तरफ से हुई है। बहरहाल हम बात कर लेंगे अभी समाजवादी पार्टी की, जिसके लिए परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली, फिर विधान परिषद चुनाव में भी वही अंजाम हुआ, लेकिन विधान परिषद में हार की कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में विधान परिषद से सपा के हाथ से नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी भी निकल जाए। विधान परिषद चुनाव में महाविजय के बाद नई तैयारी। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भाजपा का नया चक्रव्यूह। लाल घेरा कमजोर, जुलाई में आएगा ग्रहण काल। मोदी जी की नीतियां और योगी जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों से आम जन प्रभावित है और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, हृदय से उनका साधुवाद करता हूं। धन्यवाद। परिषद में 10 से कम सदस्य होने पर सपा की बढ़ेगी चुनौती। बेईमानी और धांधली से भाजपा ने जीता है। पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। यूपी की सियासत का गेम चेंजर प्लान। अखिलेश के खिलाफ योगी का बैक बेंचर दांव। विधान परिषद में सपा के सदस्यों की संख्या 17 है, लेकिन इनमें से 12 सदस्यों का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है और माना जा रहा है कि जुलाई आते आते सपा के सदस्य विधान परिषद में दहाई के आंकड़े के नीचे आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो विधान परिषद में सपा के हाथ से नेता प्रतिपक्ष का पद भी
फिसल जाएगा। परिषद में भी हुए फेल, लाल पर भगवा की नकेल। जुलाई में अखिलेश को लगेगा परिषद वाला तगड़ा झटका। अगर योगी इसी रफ्तार से यूपी में जीत के कमल खिलाते रहे, अगर भाजपा का विजय रथ इसी रफ्तार से बढ़ता गया, तो 100 के बाद सपा को सबसे तेज झटका लगने वाला है। दरअसल जुलाई में सपा के 12 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और भाजपा की जीत का रथ ऐसे ही चला तो सपा को इन सीटों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल विधान परिषद में सपा के पास इस वक्त 17 सदस्य हैं। सपा के 12 सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो जाएगा, जबकि 28 अप्रैल को राज्यपाल कोटे के 6 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा। राज्यपाल कोटे की सीटों पर सरकार अपने उन मंत्रियों को नामित करेगी जो फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, और इस तरह भाजपा के विधान परिषद सदस्यों की संख्या और बढ़ जाएगी। बेईमानी, धांधली की सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं। कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन भी नहीं करने दिया गया। दिन बढ़ते जाएंगे और सपा की परेशानी उतनी ही तेजी से बढ़ती जाएगी, क्योंकि जुलाई में उन 14 सीटों पर भी चुनाव का वक्त आ जाएगा जब विधानसभा के कोटे वाली एमएलसी सीटों पर चुनाव होगा। 6 जुलाई को विधानसभा कोटे की भी 13 सीटें खाली हो रही हैं। जो 13 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें विधानसभा कोटे से इस वक्त सपा के 6 और बसपा के 3 सदस्य हैं, जबकि इन्हीं 13 सीटों में कांग्रेस के 1 और भाजपा के 3 सदस्य हैं। विधानसभा कोटे वाली एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत होगी और इस हिसाब से भाजपा 10 सीट आसानी से जीत जाएगी और विधान परिषद में भाजपा सदस्यों की संख्या 82 तक पहुंच जाएगी। सपा के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं होगी। सपा के लिए असल परेशानी इसके बाद तब शुरू होगी जब संकट विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर आएगा। दरअसल भाजपा अगर जीत के रथ पर सवार रही तो जुलाई में सपा के पास सिर्फ 5 विधान परिषद सदस्य रह जाएंगे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए कम से कम 10 सदस्य जरूरी होते हैं। ऐसे में सपा के हाथ से नेता प्रतिपक्ष का पद भी छीनने का खतरा है। मतलब पहले विधानसभा चुनाव में हार और उसके बाद परिषद में गुमनामी वाला खतरा। अभी तो ये शुरुआत है। देखिए, समाजवादी पार्टी से सरकार भी गई, सत्ता भी गई और आगे क्या क्या जाता है आप देखिए जैसे वक्त बीतता जाता है। सपा के सामने सबसे बड़ा संकट है और भाजपा के सामने स्वर्णिम काल। वैसे भी विधान परिषद के लिए ये कहावत रही है कि जिसकी सरकार उसकी जय जयकार, और दोबारा सत्ता में आकर भाजपा अब हर उस रिकॉर्ड को धराशायी कर रही है जो दशकों से नहीं टूट रहे थे, जैसे 40 साल बाद विधान परिषद में बहुमत लाकर किया। जल्द ही समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगेगा जुलाई में, जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी समाजवादी पार्टी के पास से चला जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सपा के पास जुलाई में एमएलसी की संख्या अगर बात करें तो 10 से भी कम रह जाएगी, जिसके बाद ये पद भी उनके पास नहीं रहेगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। देखिए, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद झटके पर झटके समाजवादी पार्टी को लग रहे हैं और ये एक और झटका जुलाई महीने में लगेगा समाजवादी पार्टी को। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो नया दाव चला जा रहा है, जो नया चक्रव्यूह बुना जा रहा है, इसके क्या मायने हैं और कितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को अब हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुमत था परिषद और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी चली है
5 साल, उसमें परिषद में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं था। इसलिए बहुत सारे ऐसे बिल थे जिसको लेकर बहुत विवाद खड़ा हुआ और जो समाजवादी पार्टी के परिषद के सदस्य थे वो काफ़ी उत्तेजित होकर जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होते थे उनके बिल का, उनके मुद्दों का विरोध करते थे। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं था। बहुत सारे ऐसे बिल जब दोनों सदनों से पास कराने होते हैं तो लोकसभा में बहुमत था लेकिन राज्यसभा में नहीं था। बहुत परेशानियों का सामना भारतीय जनता पार्टी को वहां करना पड़ता था। बहुत वहां उग्र तरीके से सदन के अंदर आपने देखा होगा कि हाथापाई तक की नौबत आती रही। लेकिन इस दरमियान अब इस सरकार में योगी आदित्यनाथ द्वितीय सरकार को फायदा इस बात का है कि अब कोई भी बिल ऐसा नहीं होगा जो बहुत आराम से वो पास न करा पाए, क्योंकि दोनों सदनों में उन्हें बहुमत मिल जाएगा और समाजवादी पार्टी का बहुमत नहीं रह जाएगा। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और बहुमत नहीं रहने के बाद भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल बिल थे जिससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं थी, फिर भी विपक्ष सहमत नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पास करा लिया था। लेकिन जब बहुमत हो गया तो योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बात का फायदा मिलेगा कि वो जो बिल चाहें विधानसभा से और जो बिल चाहें विधान परिषद से बहुत ही सुचारू रूप से पास करा सकते हैं। थोड़ा बहुत हो हल्ला होगा, बहुत कोई है नहीं। तो इसलिए सरकार चलाने में, बिल कानून बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है इस बार और स्मूथ रहेगी और उसे बहुत सरलता और सहजता प्राप्त होगा दोनों सदनों। जी बिल्कुल वीरेश, और ये सरकार के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है उनके लिहाज से। लेकिन समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से झटके पर झटके लग रहे हैं, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, विधान परिषद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और फिर उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा अपर हाउस में, इसे किस तरीके से आप देखेंगे? इसके क्या मायने निकालें? अब देखिए, जब दिन खराब होता है, दुर्दिन होता है तो उसके मायने यही होते हैं कि संकट का दिन है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि 47 वाली समाजवादी पार्टी 111 पर चली गई है विधानसभा में, जो विधानसभा में 47 उसकी सीट थी, लेकिन 111 है। तो वो 111 वाली जो समाजवादी पार्टी है और जो उसका रुख रहता है उसके विधायकों का, वो तो विधानसभा में देखने को मिलेगा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत हुई है योगी प्रथम की सरकार से योगी द्वितीय में, और ऐसे में विधान परिषद में कमज़ोर हुई है। तो कहीं कमज़ोर है, कहीं मजबूत है, लेकिन खामियाजा कुल मिलाकर जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं और जनता आपको प्यार नहीं करती है, उस लिहाज से आपको मतदान नहीं करती है, तो उसके बहुत सारे हानि आपको धीरे धीरे समझ में आते हैं। और हानि इस रूप में आते हैं कि आपकी संख्या कम हो जाती है। यही नहीं, राज्यसभा में भी जब इनको भेजना होगा तो राज्यसभा भी नहीं भेज पाएंगे। जैसे बसपा में सतीश मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब इतनी सीट नहीं है कि सतीश मिश्रा लगभग 10-15 साल से राज्यसभा के एमपी हैं, लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगे। यानी बसपा कोई कैंडिडेट भेज ही नहीं पाएगी राज्यसभा में। एक जमाना था 10-10, 12-12 बसपा ने राज्यसभा में। तमाम बातें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिहाज से झटका कही जा रही है। हालांकि सरकार के लिहाज से खबर ऐसी है जो उसे अपर हाउस में बहुमत दे रही है और आसानी से कोई भी बिल पास कराया जा सकता है। वीरेश देखिए, लेकिन आज लखनऊ में एक और बड़ी खबर है जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है, और वो बड़ी खबर है उस बैठक की, उस मंत्रिमंडल बैठक की, उस प्रेजेंटेशन की जो लगातार लखनऊ में चल रही है। और सबसे पहले कृषि विभाग की प्रेजेंटेशन हो रही है जिसमें यह तय किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या कुछ एजेंडा रहेगा। और इसी पर वीरेश मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो प्रेजेंटेशन हो रही है, जो मंत्री मंडल की बैठक हो रही है, आप तो मौजूद हैं, लगातार देख भी रहे हैं कि कैसे एक एक करके तमाम मंत्री पहुंचे हैं। आखिर क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में? क्या बड़ा तोहफा मिलने वाला है योगी सरकार की तरफ से? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के समय जारी किया था उसे निभाने की ये कवायद है। जी हाँ, जनता के बेहतर भविष्य की ये कवायद है और शुरुआत कृषि से हुई है। जो पूरे विभाग हैं, मंत्रालय, वो 10 सेक्टर्स में बांटे गए हैं और उन सेक्टर्स में भी अलग अलग मंत्रालय शामिल है
जैसे कि आज कृषि सेक्टर की बैठक हुई, उसमें सिंचाई के मंत्री भी थे, पशुधन के भी थे, परिवहन के भी थे, सहकारिता के भी थे, यानी जो कृषि से संबंधित जितने विभाग हैं उनके 11 विभाग इसमें शामिल थे। इसी तरीके से अगली बैठक होगी, उसमें भी उस सेक्टर से जुड़े हुए विभागों को शामिल किया जाएगा। ये एक ऐसा मामला है उत्तर प्रदेश में, कभी क्या हुआ कि कई विभागों को, कृषि में कृषि मंत्री कोई और रहता था, उसके तमाम मंडी परिषद किसी दूसरे को दे दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री कोई दूसरा था, चिकित्सा शिक्षा किसी दूसरे के पास था। इस बार बहुत कुछ कंसोलिडेट करने का काम किया गया है, एक करने का काम किया गया। बहुत सारे जो विभाग हैं उनका रुख एक होता है। तो आज कृषि की जो बैठक हुई, कृषि से संबंधित जितने भी विभाग थे, 11 विभाग, उनके मंत्री, उनके प्रमुख सचिव और एसीएस सभी शामिल थे। और इसमें तय हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात तय हुई वो निराश्रित पशुओं को लेकर। निराश्रित पशु एक बहुत बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना था इस चुनाव में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में इसका निराकरण करने की बात की थी। तो ऐसे में निराश्रित पशुओं को किस तरीके से ठीक से व्यवस्थित किया जाए कि जो चारागाह बना हुआ है, पूरे जो फसलें बर्बाद हो रही हैं उसे बचाया जाए। तो इसका एक रोड मैप तैयार किया गया है। लगभग 1 साल लग जाएंगे कि ये समस्या पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाए। ये 100 दिन, 6 महीने और साल भर के पूरे रोड मैप, लाइन ऑफ एक्शन की बातें यहाँ हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृषि उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए, इसके अलावा प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ाया जाए। और जो एक बात और इसमें हुई है कि इस जो पूरे मामले हैं, जो सारे जो विभाग हैं, उनमें किस रूप में कोऑर्डिनेशन किया जाए। यानी कृषि से संबंधित बहुत सारे ऐसे विभाग, यानी जो फाइलें एक विभाग में चलती हैं उसका संबंध दूसरे मंत्रालय से होता है, दूसरे सचिव से होता है, बाबू से होता है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से एक फाइल 6-6 महीना लटक जाती है। तो एक सेक्टर की जब मीटिंग होगी तो उसमें जितनी विघ्न बाधाएं होंगी उससे मिलती जुलती वो सब एक जगह पर, एक मंच पर सुलझ जाएगी। ये एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम मुख्यमंत्री ने किया है अपने नेतृत्व में। और ऐसे विभागों की बैठक आज थी और अगली बैठक 15 तारीख को है। जी हाँ, अगली बैठक 15 तारीख को है और सोर्सेस से खबर है कि वो स्वास्थ्य विभाग की बैठक होगी। और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कृषि को, किसानों को और किसानों से जुड़े मुद्दों को हल करने की कोशिश की है। निराश्रित पशुओं का मामला सबसे बड़ा मामला था, इसलिए कृषि विभाग की आज बैठक बुलाई गई। अगली बैठक सोर्सेस से है कि स्वास्थ्य विभाग की बुलाई जाएगी, जिसमें चिकित्सा शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा। कोरोना एक बड़ा संकट रहा है और कोरोना के तमाम सिम्टम्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं और केसेस बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बैठक होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो सभी मंत्रालयों में कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये फाइल उनके पास अटकी है, ये फाइल उनके पास अटकी है, ये योगी वंश सरकार चलाने में योगी आदित्यनाथ को जिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, उनसे वो 2-4 हुए 5 साल के अंदर। अब जब द्वितीय सरकार में वो आए हैं तो वो सारी जो बेकार की बातें रही हैं, जो समस्याएं रही हैं, जो दिक्कतें रही हैं, उनका हल निदान वो करने को तैयार हैं। और लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना, लोक कल्याणकारी जो संकल्प पत्र है उसे लागू करना और जनता के हित के लिए काम करना। ऐसे में ये जो सरकारें होती हैं वो लोक कल्याण के लिए ही बनती हैं। तो लोक कल्याण के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, विघ्न बाधा उसमें न हो, सभी लोग समन्वय के साथ एक प्लेटफॉर्म पे काम करें और एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल देखिए, और यही कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वीरेश, देखिए आप बता रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जनता को बड़ी सौगातें दी जाएं। वीरेश, तो क्या इन तमाम बातों में संकल्प पत्र को आगे रखा जाएगा? संकल्प पत्र के आधार पर ही टॉपअप वाला प्लान जनता के सामने आएगा, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? देखिए, संकल्प पत्र लोक कल्याण के लिए होता है और एक रोड मैप होता है। कोई भी जो पार्टी होती है चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार करती है। घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी में लोक कल्याण संकल्प पत्र कहा जाता है। संकल्प उनका ये होता है भारतीय जनता पार्टी का कि लोक के कल्याण के लिए हम अपनी बातों को सार्वजनिक मंच पर रख रहे हैं और आप इन
जो घोषणा पत्र है उन पत्र को पढ़िए, देखिए, समझिए, और जब हमारी सरकार आएगी तो उसका पालन किया जाएगा। हम केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र पढ़ा, बसपा ने भी रखा, सभी लोग रखते हैं, कांग्रेस ने भी रखा कि हम आएंगे तो ये करेंगे, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा स्कूटी देंगे। तो सबके अपने अपने संकल्प पत्र होते हैं, घोषणा पत्र होता है, और उसी के हिसाब से सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा उसे हम करें। और इस पर आरोप लगाया जाता है कि वादों को कैसे संकल्प निभाना है, घोषणा इसी पर लगातार प्रेजेंटेशन हो रही है और आगे भी चलेंगी, जैसा कि वीरेश आप बता रहे थे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। यहाँ के एक होटल के बेसमेंट में आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति है। क्या है ताजा हालात, ये हम जानेंगे। मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विवेक, बताइए जरा भी फिलहाल मौके की स्थिति क्या है, क्या ताजा अपडेट है अभी मौके का? प्राची, होटल के बाहर ही हूँ, सीधे आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए, फ्रंट है ये होटल का, और फ्रंट के उसमें बेसमेंट में यहाँ पर जो बाईं तरफ आप बेसमेंट आपको दिख रहा होगा, कैमरामैन वीरेंद्र से कहूँगा कि वो बेसमेंट की तरफ फोकस करें। वो बेसमेंट, वहाँ पर आग शुरू हुई करीब 6 बजे के आसपास। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई कि आग लगी हुई है, और यहाँ से आग उठती है पूरे होटल के इस तरफ, यानी जो दाईं तरफ का हिस्सा है वहाँ पर पहुँची है, और ऊपर की तरफ जो कमरे हैं, सबसे खास बात आपको बता दूं कि कमरों के लॉक जो हैं वो डोर लॉक हैं, वो सेंसर से लैस हैं, यानी सेंसर वाले डोर लॉक लगे हुए हैं। और जैसे ही आग लगी वैसे ही सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। यहाँ पर सेंसर बंद हो गए, डोर लॉक हो गए, अंदर जो लोग थे होटल में वो अंदर ही कैद रह गए। खिड़कियों से उन्होंने शोर मचाया, चीख पुकार मचाई। उसके बाद लोगों को किसी तरह से रेस्क्यू किया गया, हालांकि तब तक इतना धुआं उठ चुका था। आप देख रहे हैं, ये जो प्लास्टिक है, ये जो फॉल सीलिंग है, जो फाइबर है, ये सब जल के इतनी बुरी तरह से जो वो गाढ़ा वाला धुआं, जहरीला वाला धुआं होता है, वो धुआं पूरे इलाके में फैल गया था। होटल के अंदर भी जो कमरे थे वहाँ तक घुस गया। होटल के स्टाफ में भगदड़ मची, कई लोग यहाँ पर बेहोश हो गए। एक लड़की जो होटल की वेट्रेस थी, वो उसको भी ये बता रहे हैं कि बेहोश हो गई थी, गिर पड़ी थी। उसको रेस्क्यू करके बाहर ले जाया गया और पास ही में हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाके उसको भर्ती किया गया। तो बहुत सारे, ये देखिए सामने का अंदर का नज़ारा है, जहाँ पर अभी भी इतना धुआं भरा है कि वहाँ से बाहर कोई बाहर से अंदर जाना और अंदर से बाहर आना कोई सवाल ही नहीं। अभी जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको आशंका है कि होटल में कहीं जो ऊपर कमरे हैं वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है जो धुएं के कारण बेहोश हो गया हो, बेसुध हो गया हो। हालांकि आग बहुत भीतर तक नहीं जा पाई है, लेकिन धुआं चूंकि अंदर भीतर तक घुसा हुआ है, तो होटल के कमरे में जो लोग भी होंगे वो कहीं बेहोश ना हो गए हो, इसलिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सामने का जो फ्रंट फेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से साइड से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। साइड से अगर देखेंगे तो अब देखिए सामने से, यहाँ से भीड़ हट गई है। अब देखिए साइड में, ये चूंकि लंबाई में ये होटल है पूरा, यहाँ से लंबाई में अब देखिए सामने वो इकट्ठा है, होटल का स्टाफ इकट्ठा है, पुलिस है यहाँ पर, जो विभूति खंड थाना क्षेत्र है वहाँ की पुलिस है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं, जो सीएफओ हैं विजय प्रताप सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमने उनसे बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि देखिए राहत की बात यह है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया इस यहाँ होटल का, ये जरूर कई सवाल खड़े करता है। शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए। वक्त देखिए, चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव पर कई संकट एक साथ आए हैं। धीरे धीरे 2024 की परीक्षा भी नजदीक आ जाएगी, लेकिन तब तक मुस्लिम समाज के कितने नेता अखिलेश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, इस पर अब संशय खड़ा हो गया है, क्योंकि सपा के भीतर से ही बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। रामपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और अब बात सुल्तानपुर तक पहुंच गई। आजम खान के दर्द पर सपा में बगावत का तूफान। अखिलेश के खिलाफ सपा के मुस्लिम नेताओं की टोलबंदी। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय को, हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। रामपुर के सपा दफ्तर से अखिलेश के खिलाफ जो जुबानी धमाका हुआ था, उसकी गूंज यूपी में जगह जगह सुनाई देने लगी है। दर्द की एक आवाज सुल्तानपुर से भी आई। यहाँ सलमान जावेद राइन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सलमान जावेद राइन सुल्तानपुर में लम्भुआ के सपा के विधानसभा सचिव थे। सलमान ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म हो रहा है और सपा के पदाधिकारी और नेता आवाज नहीं उठा रहे।
चिट्ठी में सपा के पदाधिकारियों और नेताओं को सत्ता की मलाई खाने वाला लिखा गया। सलमान ने लिखा, जब आजम खान को परिवार समेत जेल में डाला गया तो अखिलेश चुप रहे, जब नाहिद हसन को जेल भेजा गया तो अखिलेश यादव चुप रहे, और जब शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिराया गया तब भी अखिलेश खामोश रहे। सपा छोड़ने वाले सलमान जावेद ने पार्टी के बड़े नेता को कायर तक बोल दिया और ये लिख दिया कि जो अपने विधायकों की आवाज नहीं उठा सकता वो आम कार्यकर्ताओं के लिए क्या लड़ेगा। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं के दर्द का सिलसिला रामपुर के सपा दफ्तर से शुरू हुआ। तब आजम खान के मीडिया प्रभारी ने एक के बाद एक अखिलेश पर हमलों की बौछार कर दी थी। कहां जाएं हम? किससे कहें? किसको अपने दिल का दर्द बताएं? किसको अपना हक बताएं? अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी की नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का एक तरफ से सपा छोड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से कुछ मौलाना सपा को छोड़कर दूसरे विकल्पों पर विचार का सुझाव देने लगे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। मौलाना शहाबुद्दीन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव थे। मेरी मुराद इससे समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मुसलमानों ने शिद्दत के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया, मगर फिर भी नाकामी हाथ लगी और ये नाकामी मुसलसल ये चौथा राउंड है मुसलमानों को नाकामी के साथ। मुस्लिम नेताओं को लगता है कि यूपी में एक विशेष समाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि सरकार इस बात को बार बार नकारती रही है, लेकिन मुस्लिम नेता को परेशानी इस बात से है कि उनकी आवाज ऊपर तक नहीं उठाई जा रही और अखिलेश के खिलाफ उपजा ये गुस्सा इसी का नतीजा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी के अवैध कोहिनूर से बुलडोजर अब ज्यादा दूर नहीं है। एबीपी गंगा ने वाराणसी में अवैध निर्माण की खबर दिखाई तो वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिस बिल्डिंग में कभी पीएम का संसदीय कार्यालय चलता था, वहां से आई भ्रष्टाचार की खबर ने प्रशासन की बोलती बंद कर दी। हालांकि एबीपी गंगा ने जब इस खबर को दिखाया तो काम रुकवाया गया और जांच की बात कही गई। वाराणसी का अवैध कोहिनूर, भ्रष्ट सपने हुए चूर चूर। यदि ये बिना अनुमति के निर्माण हो रहा होगा, डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा की खबर का असर, कार्रवाई में नहीं छूटेगी कसर। तो एबीपी गंगा ने कोहिनूर पर अवैध निर्माण की काली छाया की खबर दिखाई। इस खबर को दिखाने के बाद पूरे बीडीए के महकमे में खलबली मची हुई है। वाराणसी के रविंद्रपुरी में जिस अवैध निर्माण कार्य पर अधिकारी पर्दा डालकर बैठे थे, उसका सच जब एबीपी गंगा पर सामने आया तो अफसरों में हड़कंप मच गया। खबर का असर यह हुआ कि फौरन कोहिनूर का काम रुकवा दिया गया। प्राधिकरण की टीम जांच करने भी पहुंच गई। बीडीए के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने मौके का निरीक्षण किया, जांच की है। और प्रथम दृष्टया आपको बता दें कि इस निर्माण को रोकने के निर्देश जारी हो गए हैं। कहने को तो वाराणसी विकास प्राधिकरण शहर के विकास में 4 चांद लगाने के लिए है, लेकिन अफसरों की मिलीभगत या धृतराष्ट्र लीला सपनों को पलीता लगा रही है। एबीपी गंगा पर खबर चली तो प्राधिकरण की वीसी ने कार्रवाई की बात कही। नहीं, आपने पहले मुझे बताया था कि रविंद्रपुरी कॉलोनी में कुछ अवैध निर्माण चल रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि आप कुछ बताएं अगर कुछ डिटेल वो है। तो आपने आज ही सुबह मुझे भेजा डिटेल वाला, तो मैंने तुरंत, मेरी टीम वहाँ चली गई है मौके पे और वहाँ पे जांच चल रही है। अन्यथा भी उसके अलावा भी अन्य जगह की भी मतलब हमारी लगातार हमारी टीम्स जाती रहती हैं और काम करती रहती हैं। जवाब सिर्फ ये नहीं है कि काम रोक दिया गया, जवाब तो इस बात का भी मिलना चाहिए कि ये काम हो किसकी शह पर रहा था। क्या इस अवैध कोहिनूर को अवैध तरीके से पाल पोस कर इतना बड़ा बनवाया जा रहा था? क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। इसी बिल्डिंग में पहले पीएम का संसदीय कार्यालय चलता था।
संसदीय कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अब फिर से तोड़कर बनाई जा रही है नई इमारत। पुरातन बिल्डिंग को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। निर्माण कार्यों में नियमों की जबरदस्त अनदेखी की जा रही है। अब सवाल सिर्फ कोहिनूर तक ही सीमित नहीं रहा। सवाल तो अब ये भी खड़ा हो गया है कि विकास के मॉडल काशी में कितने अवैध कोहिनूर चमक रहे हैं और उन्हें चमकाने वाले अधिकारियों पर सरकार की कार्रवाई वाला बुलडोजर कब चलेगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। देखिए, वाराणसी से खबर आई भ्रष्टाचार की, वहां पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन आज राजधानी लखनऊ से भी एक बड़ी खबर सामने आई। लगातार एबीपी गंगा हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ये खबर आई एक होटल के बेसमेंट में आग लगने की। भीषण आग लगी थी, हालांकि उस आग पर काबू पा लिया गया। भीषण आग यहाँ के बेसमेंट में लगी है। हम इसमें ठीक बेसमेंट के दरवाजे पर खड़े हैं। आप सामने देख रहे हैं आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। स्थानीय पुलिस भी आ चुकी है और होटल का जो स्टाफ है वो भी उनकी मदद कर रहा है। चूँकि बेसमेंट के ठीक ऊपर किचन बना हुआ है और ये अभी अंदाज़ा नहीं लग सका है कि आग बेसमेंट में लगी है या किचन से लगी है। सामने देख रहे हैं कि किचन की पूरा जो वहाँ पर रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, बर्तन रखे हुए हैं, खाने पीने की जो तैयारी चल रही थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है किचन। और जो फॉल सीलिंग है इस होटल के बेसमेंट में आप ऊपर देख रहे हैं फॉल सीलिंग लगी थी, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। काफ़ी नुकसान हुआ है होटल में। जिस समय ये आग लगी थी उस समय खाना बनाने की तैयारी हो रही थी और होटल में कुछ लोग भी रुके हुए थे, वो भी आग में फंस गए। ये कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को भगदड़ में जो भगदड़ मची है, भागने की जो लोगों ने कोशिश की है उसमें चोटें भी आई हैं। हालांकि किसी के झुलसने की खबर नहीं है अभी तक। और आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड अभी तक यहाँ पर आ चुकी हैं। आप सामने देख रहे हैं एक फायर ब्रिगेड यहाँ पर खड़ी हुई है, ये 3 एक उसके पीछे है और एक फायर ब्रिगेड ये मौजूद है। यानी 5 फायर ब्रिगेड जो विभूतिखंड फायर स्टेशन है वहाँ की फायर ब्रिगेड आई है। विभूतिखंड थाने की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। आसपास के कई थानों की फोर्स भी मौजूद है। होटल का ठीक सामने के हिस्सा ये 3 मंजिला होटल है। बेसमेंट के अलावा 3 मंजिला होटल है और छत पर जो है टेरेस बना हुआ है। जहाँ पर जो टेरेस है वहाँ अक्सर बड़ी पार्टियाँ होती हैं, बड़े जो डीजे होता है। वीकेंड पर जो शनिवार और इतवार को यहाँ पर ग्रैंड पार्टी होती है। बहुत पॉश इलाका है जहाँ पर ये होटल स्थित है। पास में एक रेस्टोरेंट है और ठीक उसके बगल में यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है, जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वो भी यहाँ पर है। इसलिए सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। ये आशंका थी कि जो चिंगारियाँ निकलेंगी वो कहीं उड़कर पेट्रोल पंप तक ना चली जाएं। और ये देखिए, ये बेसमेंट के वो खिड़की दरवाजे हैं जो वेंटिलेशन के लिए बनाए जाते हैं, इनको तोड़ कर यहाँ पर पानी फेंका गया है। लगातार फायर ब्रिगेड यहाँ पर आ रही है। अभी तक 6 फायर ब्रिगेड यहाँ पर खड़ी हुई हैं। 3 हमने जो पहला रास्ता था जो सामने का होटल का फ्रंट था वहाँ 3 फायर ब्रिगेड दिखाई हैं और ये साइड का है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 2 और ये 3 फायर ब्रिगेड यहाँ भी खड़ी हैं। 6 फायर ब्रिगेड आ चुकी हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस होटल में जो कमरे हैं वहाँ का जो लॉक सिस्टम है, सबसे खास बात आपको बता दूँ कि लॉक सिस्टम है वो सेंसर युक्त है, यानी सेंसर से ही खुलता है। लेकिन जब आग लगी तो लाइट बंद हो गई, इस पूरे होटल की बंद कर दी गई, काट दी गई और सेंसर बंद हो गए, लॉक हो गए। जो अंदर होटल में लोग रुके हुए थे वो भीतर ही फंस गए। जो लोगों ने यहाँ पर खिड़की दरवाज़ों से जो ऊपर खिड़कियाँ हैं उनको खोल के मदद की गुहार लगाई और उनको मदद के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी यहाँ अधिकारी आ गए, प्रशासन के अधिकारी आ गए। फायर ब्रिगेड के जो रेस्क्यू टीम थी वो यहाँ पर पहुँची और उस टीम ने लोगों को सीढ़ियों के जरिए या जो लैडर होता है, फायर लैडर होती है, उसके जरिए यहाँ से बाहर निकाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो चूँकि कमरों में रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, वो लोग यहाँ पर जब निकले हैं बाहर और होटल का स्टाफ है यहाँ पर नीचे कई लोग मौजूद थे, भगदड़ मची है और भगदड़ मचने के बाद जो आपाधापी में लोग यहाँ पर कई चोटिल भी हुए हैं। अंदर आप देख रहे हैं कि धुआं भरा हुआ है, बुरी तरह से होटल के भीतर धुआं भरा हुआ है और धुएं की वजह से आसपास का जो इलाका है वहाँ भी धुआं बुरी तरह से भरा हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। और हमारे साथ यहाँ पर जो देख रहे हैं नज़ारा, ये होटल के स्टाफ हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भीतर जो
चीज़ें हैं वो बाहर ना आ सकें, वो ना दिख सकें लोगों को। कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये माना जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ये बता रहे हैं, हालांकि अभी जब जांच पूरी होगी इसकी तभी असल वजह सामने आएगी, चूँकि बेसमेंट में जहाँ से धुआं उठना शुरू हुआ है वहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक उसके बेसमेंट के ऊपर एक किचन था, किचन में ही आग लगी है या बेसमेंट से लगी है, ये अभी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। कोशिश ये की जा रही है, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, टीम है, कोशिश ये की जा रही है कि आग लगने की वजह पता चल सके। हालांकि लाइटें बंद कर दी गई हैं, सब कुछ यहाँ पर जो होटल के प्रशासन की तरफ से जो इनका स्टाफ है उसकी तरफ से लाइटें बंद करके जांच की जा रही है। अंदर एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से, कि अंदर कहीं जो होटल के कमरे हैं वहाँ पर लोग मौजूद तो नहीं हैं, वहाँ पर लोग फंसे तो नहीं हुए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि अंदर जो भी लोग फंसे हों उनको बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। और हमारे साथ यहाँ पर सर्किल ऑफिसर फायर ब्रिगेड के हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आग में कब आग लगी थी और कितना नुकसान हुआ? देखिए, हमारे पास लगभग 6:50 से 52 मिनट की सूचना है। हम मधुरमा होटल के किसी एम्प्लॉय द्वारा हमारे एक कर्मचारी को सूचित किया गया था और तत्काल फ़ौरन जो है हम लोगों ने मौके पर कई स्टेशन से गाड़ियां भेजना सुनिश्चित किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 7 बज रहे हैं और आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया और कंट्रोल कर लिया गया। वहाँ बहुत फैला हुआ है अभी, यानी आग कहीं नहीं, देखिए, आग जब लगेगी तो स्मोक तो वैसे भी जनरेट होता है, तो धुआं निकलने में थोड़ा और कुछ समय लगेगा। थोड़ी देर में मुझे लगता है पूरी तरह से धुआं छट जाएगा। एक बार फिर हम लोग सर्च करेंगे, कहीं कोई आग वगैरह अगर बची रहती है तो उसको भी बुझा लिया जाएगा। होटल में कुछ लोग भी रुके हुए थे सर, और यहाँ के जो लॉक हैं वो सेंसर वाले हैं, उससे कोई दिक्कत आई है? लोग फंस गए थे, बहुत चीख पुकार मच गई। देखिए, एक तो वैसे भी सेफ्टी का एक रूल होता है कि कभी भी अगर कोई इमरजेंसी होती है, आग की कोई घटना होती है, तो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप अधिकारी से ये उस वक्त बात कर रहे थे, अब तो आग पर काबू पा लिया गया है। थोड़ी देर पहले की ये जो बातचीत है ये हमने आपको सुनवाई है। लपटें पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन धुआं है जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस में कलह मची हुई है, एक नया चैप्टर यहाँ पर शुरू हो गया है। 3 बार की विधायक हरीश धामी खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके आरोप कांग्रेस को चुभने वाले हैं। संगठन में बदलाव होने के बाद पार्टी के कई नेताओं का गुस्सा सामने आया है। कुछ विधायकों ने तो पार्टी छोड़ने के भी संकेत दे दिए। पहाड़ पर कांग्रेस में दरार, कहां तक जाएगी तकरार? तमाम सीनियरों को भाई किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। कांग्रेस में कलह का नया चैप्टर, चुनाव में हार वाला फैक्टर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने का काम प्रभारी ने किया है। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद पार्टी के कई विधायक अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हरीश धामी धारचूला से विधायक हैं और बगावती तेवर के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आपको समीक्षाएं करनी थी, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते जिसका वजन होता, जिसकी बातों को सब लोग मानते हैं। आपने ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसके नाम से उत्तराखंड का जनमानस चिढ़ता है। आपने यादव भेज दिया, जिन यादवों ने उत्तराखंड के जो है हमारी माँ बहनों के आबरू के साथ खेलने का काम किया, उनके ऊपर जो है गोलियां चलवाई, मुजफ्फरनगर कांड कर दिया, खटीमा कांड कर दिया। पहाड़ पर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस के कई नाराज विधायक भाजपा में जा सकते हैं। इसमें हरीश धामी का नाम भी शामिल है। खबर तो ये भी है कि इन नाराज विधायकों को भाजपा भी अपने पाले में लाने के लिए तैयार हो गई है। नाराजगी की खबरों के बीच हरीश धामी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मिलने पहुंच गए। हालांकि कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सब कुछ संभालने की कोशिश में जुटे हैं। विधायक मेरे संग लगातार संपर्क में है, बधाइयाँ भी सबने दी हैं। सब अब दादा हम कब मिलना है, आप देहरादून हैं, आप चले गए हैं, ये सारी बातें विधायक लोग कर रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं नाराजी है। कल बैसाखी की लोग तैयारी कर रहे हैं, अम्बेडकर जयंती उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मैं उनको बोलूँगा तुम यहीं आके बैठे रहो, वो संभव नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का एक खेमा पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज है।
ऐसे में 22 की परीक्षा हारने वाली कांग्रेस के लिए ये तस्वीरें 24 में परेशानी का इशारा कर रही हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में मची कलह को आइए समझेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं अजीत राठी, आइए उनके पास चलेंगे। अजीत, देखिए, एक तरफ कांग्रेस में जो अध्यक्ष बने हैं नए नवेले, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तमाम विधायकों की उनको बधाई मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वही विधायक खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। होने क्या वाला है उत्तराखंड में कांग्रेस में? देखिए प्राची, ये तो राजनीति में तकिया कलाम होता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, और तमाम चीज़ें, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन बाद में जो नतीजा आता है उसके बाद लोगों को समझ में आता कि अंदर क्या हो रहा था। तो जिस तरह की खिचड़ी अभी कांग्रेस के भीतर पक रही है और जिस तरह की जद्दोजहद से कांग्रेस गुजर रही है, वाकई वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है और इस समय उनके लिए चुनौती भरा समय भी है। जिस हाईकमान के फैसले को लेकर यहाँ पर बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं और विधायक और तमाम बड़े पदाधिकारी, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, वो सब एकत्र हो रहे हैं और गोपनीय तरीके से अपनी बैठक करके रणनीति को अंजाम देने की एक कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की भी निगाह जिस तरह से इस पूरे मामले पर टिकी है, और चूंकि हरीश धामी हो सकता है इसलिए भी बड़बोले हो गए हों कि उनकी लगातार पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी में आने की चर्चाएं चल रही है कि उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी हो चुकी है, वो पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर जाकर भी उनसे मिले और तमाम तरह की बातचीत उनकी हो चुकी है, ऐसा कांग्रेस के लोग भी दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि हरीश धामी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो गई है और वो कांग्रेस भाजपा में जा सकते हैं और वो मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव के लिए ये सीट, धारचूला सीट जो है, जो कांग्रेस की सीट है, उसको वो खाली कर सकते हैं। तो तब तो तमाम तरह की कशमकश कांग्रेस के इस समय गलियारों में देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। लेकिन समस्या ये है कि अभी रानीखेत से चुनाव हारे करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में लौटे पुराने कांग्रेसी यशपाल आर्य वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। दोनों ही एक ही जगह के रहने वाले। मूलतः अगर हम देखते हैं तो यशपाल आर्य का भी कर्म क्षेत्र अविभाजित उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा होता था और करण माहरा भी अल्मोड़ा से आते हैं, यानी एक ही क्षेत्र को लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बड़े बिल्कुल। देखिए अजीत, और जिस वक्त फैसला आया था उस वक्त ही हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा यही थी कि ये जो समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है, इस पर अब कहीं ना कहीं नाराजगी खुलकर सामने आएगी और देखिए वही आ भी रही है। शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी के लिए।